जी हाँ, आपका एक बार फिर स्वागत है चतुर और चाणक्य में। और मैं चतुर हाजिर हूँ अपने गुरु जी के यानी चाणक्य जी के साथ एक बार फिर दीपक के प्रकाश से उजाला फैलाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। भाई चतुर, तुम्हारे शब्दों में उलझी हुई पहेलियों को मैं तो बाखूबी समझ जाता हूँ। हम्म भाई, तुम यहाँ पर दीपक सत्यावन कुंडलकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की 29 जुलाई 2020 को डिफॉल्ट बेल के रिगार्डिंग जो लेटेस्ट जजमेंट आई है ना, तुम उसकी बात कर रहे हो। क्यों? ठीक है ना? जी गुरु जी, आपने बिल्कुल सही कहा। 29 जुलाई 2020 को डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया है बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट। तो उसी के बारे में जानने की जिज्ञासा है। तो चलो फिर बिना देरी शुरू करते हैं। देखो चतुर, प्रकाश टी नायक जी ने जो अब तक के डिफ़ॉल्ट बेल से संबंधित जितने भी केस लॉज हमने स्टडी किए हैं, जितने भी हमने वीडियोस बनाए हैं, चाहे वो उदय मोहन लाल आचार्य हो, चाहे वो प्रज्ञा ठाकुर हो, संजय दत्त केस हो, या और भी जितने हमने केसेस किए हैं यहाँ पर, उन सब के इंटरप्रिटेशन को यहाँ पर एक नया एंगल दिया है इस केस की जजमेंट के जरिए। गुरुजी, यहाँ पर मेरे मन में एक छोटी सी शंका है और शायद दर्शकों के मन में भी वही विचार आ रहा होगा कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एमपी वर्सेस रुस्तम में ये कहा था कि जनरल क्लॉजेज और लिमिटेशन एक्ट को इन्वोक करके फर्स्ट डे ऑफ प्रोडक्शन, फिर चाहे वो मैजिस्ट्रेट या फिर स्पेशल जज या सेशन जज एज अ स्पेशल मैजिस्ट्रेट के सामने जैसे भी उसे प्रोड्यूस किया जाए, तो वो डे वन जो है, फर्स्ट डे जो है वो एक्सक्लूड करना है। तो मेरी थोड़ी शंका का निवारण करेंगे? भाई क्यों नहीं चतुर। देखो, हम जो है यहाँ पर शंका निवारण के लिए ही तो मिलते हैं। देखो, जो एप्लीकेंट था ना, उसको 26 फरवरी को अरेस्ट किया गया था। और उसी दिन को उसे पुलिस कस्टडी में रिमांड के लिए भेज दिया गया। तो जो एप्लीकेंट था उसने 4 दिन जो थे फरवरी के कस्टडी में हुए उसके, और इस तरह से 31 डेज मार्च के और 30 डेज हुए अप्रैल के। और इस प्रकार जो उसका डिफ़ॉल्ट बेल के लिए राइट था वो 25 मई 2020 को बनता था। मतलब उस दिन उसके 90 दिन कंप्लीट हो जाते थे, 90 डेज जो हैं। और फिर डिफ़ॉल्ट बेल की एप्लीकेशन जो है उसने 26 मई 2020 यानी 91st डे को 10:35 पर प्रस्तुत कर दी। और यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य है कि उसने डिफ़ॉल्ट बेल जो थी, जो एप्लीकेशन थी उसकी, उसने पुलिस के चार्जशीट फाइल करने से पहले ही प्रस्तुत की थी। तो इस हिसाब से अगर हम चतुर देखें तो पुराना लॉ ही लगेगा, जैसा कि प्रोसिक्यूशन ने भी दावा किया था। और उन्होंने भी कहा कि अगर ऐसे देखा जाए तो एमपी रुस्तम के हिसाब से भी देखें तो 90 दिन जो हैं वो 25 मई 2020 को पूरे हो जाते थे। तो सेशन जज साहब ने जो डिफ़ॉल्ट बेल जो था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेल जो था, उसे रिजेक्ट कर दिया। और देखो चतुर, प्रोसिक्यूशन ने यहाँ पर कुछ जो पुराने लैंडमार्क केसेस है रिगार्डिंग डिफ़ॉल्ट बेल, उन्होंने इसका हवाला दिया, जैसे कि स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस रुस्तम, अचपाल और रवि प्रकाश सिंह जैसे जो केसेस थे, लैंडमार्क केसेस हैं, जजमेंट हैं डिफ़ॉल्ट बेल के रिगार्डिंग, उनका हवाला दिया। और उन्होंने यह कहा कि इस तरह से वर्दी सेशन जज साहब ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेल को रिजेक्ट करके बिल्कुल सही किया। डिफेंस फिर इस जजमेंट के अगेंस्ट हाई कोर्ट में चला गया और उन्होंने यहाँ पर लगभग 7 लैंडमार्क जो केसेस थे उनका हवाला दिया, जिसमें सबसे फेमस है और लेटेस्ट है शालिनी वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ और बसराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इन केसेस का उन्होंने यहाँ पर हवाला दिया। देखो चतुर, यहाँ पर फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के फुल बेंच का जो एक जजमेंट है इंडो स्विस टाइम लिमिटेड डुंडा हीरा वर्सेस उमराव,
इस पे रिलाई किया और साथ ही साथ बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जो फुल बेंच का जो जजमेंट है कमलेश कुमार ईश्वर दास पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन पर रिलाई किया। इन केसेस पर फिर रिलाई करते हुए प्रकाश डी नायक जी ने यह प्रकाश डाला कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट के इक्वल और कोऑर्डिनेट बेंचेस के डिसीजंस में कॉन्ट्ररी व्यूज आते हैं तो नीचे वाली कोर्ट्स अब क्या करें। क्योंकि आर्टिकल 141 में तो उनके ऊपर लॉ बाइंडिंग होता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के इक्वल और कोऑर्डिनेट बेंचेस के जजमेंट्स में कॉन्ट्ररी व्यूज दिखाई दे तो भाई उन्हें यहाँ पर यह देखना है कि कौन सा जजमेंट लेटेस्ट है और किसमें जो है लोकल अमेंडमेंट्स का ध्यान रखा गया है, किसमें इलेबोरेटिवली जो है सारे व्यू पॉइंट को डिस्कस किया गया है, मैकेनिकली फॉलो नहीं किया गया और फैक्चुअल सिचुएशंस को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा है। समझे। साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह भी हेल्ड किया कि भाई यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट और जनरल क्लॉजेज एक्ट को इन्वोक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा कि एमपी वर्सेस रुस्तम में किया गया था। भाई हमें तो यहाँ पर सिंपली सीआरपीसी के सेक्शन 167(2) को देखना है और फर्स्ट डे को एक्सक्लूड नहीं करना है, इंक्लूड करना है। समझे चतुर। और ये कहते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है एप्लीकेंट को बेल आउट कर दिया। जी गुरुजी, अब जो लेटेस्ट जजमेंट है उसके बारे में जो कुछ शंकाएं थी वो बिल्कुल ही क्लियर हो गई हैं। पर गुरुजी यहाँ पर एक जो प्रश्न उठता है वो ये है कि क्या बॉम्बे हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो लॉ ऑफ द लैंड माना जाएगा? देखो चतुर भाई, तुमने प्रश्न तो बहुत अच्छा पूछा है। देखो, लॉ ऑफ द लैंड बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का ही माना जाता है और वही बाइंडिंग होता है। पर क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिफॉल्ट केस के जितने प्रीवियस केसेस थे उनकी इंटरप्रिटेशन करते हुए एक नया एंगल प्रस्तुत किया है और लेटेस्ट जजमेंट है, तो भाई इसके बारे में तो तुम्हें और अपने दर्शकों को जानकारी देना, डिस्कस करना बनता था। जी हाँ, कुछ ऐसी ही लेटेस्ट जजमेंट के साथ उनके साथ जुड़े हुए कानूनी प्रश्नों और उनके उत्तर के साथ एक बार फिर मैं यानी चाणक्य अपने शिष्य चतुर के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।